नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं 20 नए प्रश्नों के साथ। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये 20 प्रश्नों की जो डिटेलिंग होती है, जो मैं इनमें विस्तार से चारों विकल्पों को बताता हूँ, तो ये 20 प्रश्न ना रहकर दोस्तों 80 प्रश्न बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? क्योंकि हर प्रश्न में 4-4 विकल्प दिए होते हैं और मैं चारों विकल्पों को लेकर चलता हूँ, तो हमारे कितने प्रश्न कवर होते हैं? 80 प्रश्न कवर होते हैं। साथ ही साथ ये जो 80 प्रश्न होते हैं, ये पूरी हिंदी के उठे हुए प्रश्न होते हैं, किसी एक चैप्टर के नहीं होते हैं दोस्तों। उसमें आपका संधि, समास, वर्णमाला कहीं से भी प्रश्न होता है दोस्तों। तो यकीनन अगर आप ये 20 के 20 लगाते हैं और आप इसमें 15 या 17 तक, लगभग 17 से ऊपर रहें, तो आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि इसमें आपको 15 तक तो आपके बन ही जाएंगे, क्योंकि प्रश्न इतने ज़्यादा हाई लेवल के भी नहीं है और इतने ज़्यादा लो लेवल के भी नहीं है। तो प्रश्न अच्छे हैं, तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अगर आपको डिटेलिंग अच्छी लगती है, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कर देंगे एक प्यारा सा कमेंट। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों? एकाक्षरी शब्द है। भाषा, कमल, महिला, श्वास। ठीक है, क्या बोला विकल्प? भाषा, कमल, महिला, श्वास। तो एकाक्षरी को आप लोग एकार्थी ना समझें। ठीक है दोस्तों, एकार्थी शब्द क्या होते हैं? जब आप क्या पढ़ते हैं? शब्द भेद पढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? शब्द भेद। तो उसमें एक अर्थ के आधार पर दिया रहता है। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद 4 होते हैं, जिसमें क्या होता है? एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और समानार्थी। ठीक है दोस्तों, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और समानार्थी 4 भेद होते हैं, लेकिन एकार्थी ये नहीं है। ये क्या बोल रहा है? एकाक्षरी। और याद रखेंगे, इसको निकालने का मैं तुम्हें एक सिंपल सा तरीका दे रहा हूँ। याद रखना, आपने क्या करना है, जब आपने, मैं एक अगला वीडियो डालूंगा, आप समझ जाओगे उसमें। शब्दकोश देखा है आपने? आपको मैं बता देता हूँ। देखो, शब्दकोश, शब्दकोश एक ये होता है शब्दकोश, और एक कैसा होता है, इस चीज़ में समझो। जब आपको दिया जाता है एक वर्ण, एक शब्द दिया होता है, इसमें बोलते हैं कि कितने वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं। तो बस इस चीज़ को जरा सा ध्यान देना, कितने वर्ण हैं। जितने वर्ण होंगे उसके हिसाब से वो हम एकाक्षरी, द्विअक्षरी और त्रिअक्षरी को निकालेंगे। तो याद रखेंगे, जब वर्ण गिनते हैं, अगर आप जानते हो, यदि जब वर्ण गिनते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो अंतिम में अ आ जाता है, अंत में क्या आ जाता है? अ आ जाता है, उसको कभी नहीं गिनते हैं। और ऐसा व्यंजन जो हलंत वाला होता है, जैसे ये क, उसको भी नहीं गिनते हैं। है ना दोस्तों? तो अब एक चीज़ मुझे ज़रा सा बताना। अब मुझे एक चीज़ बताएंगे आप लोग। मैंने लिखा भाषा, तो देखो, भ प्लस आ, ठीक है, और ये क्या है? क प्लस अ प्लस मो प्लस अ प्लस ल प्लस अ। ये सबको समझ में आ रहा होगा। देखो, 1 2 3। अब एक चीज़ बताओ जरा सा, लास्ट में लॉ था, सिर्फ लॉ है, ओ है, इसको हम हटा देंगे। देखो, अब ये कितने हो गए? 1 और 2। देखो कितने और हैं, देखो एक ही अक्षर वाले 2 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ समझो जरा सा। भ अ शौ, ना भा है ये, भा शौ और आ। ये देखो, ये कितने हो रहे हैं? 2 हो गए। अब लास्ट में ओ तो था नहीं, आ था, तो अभी कितने हो गए? देखो 2 हो गए। बात हो रही है 1 की। अब देखो महिला में, अब देखते हैं। देखो इसमें मो प्लस ओ प्लस, कहाँ गया ये रहा, हो प्लस ई प्लस लो प्लस आ। समझ में आ रही बात? देखो 1 2 3, देखो आ है लास्ट में, ये भी 3 अक्षर ही हो गया। अब देखो श्वास में गिनते हैं, किस में गिनते हैं? श्वास में। देखो सौ, ये है अधूरा है। अब देखो वो, देखो आ है प्लस 100 है प्लस ओ है। अब मुझे बताओ, लास्ट में ओ है ना, ये कट हो गया। अब आगे 100 था, ये अधूरा हो गया, ये कट हो गया, बचा क्या हमारे पास? वो। अब देखो, ये अधूरा ही था 100, वो में आ जुड़ा, तो एक ही आ मिला हमें। लास्ट में एक था, तो इसको हम कट कर देते थे, जैसे इसमें हमने कट कर दिया था, इसमें भी हमने कट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ एक ही बचा ना। और क्या पूछा था? एकाक्षरी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ये होने वाला है।
उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने क्या करना है, मैं तुम्हें सिंपल से बता रहा हूँ, लास्ट में यदि किसी भी शब्द के अ है उसे काउंट नहीं करना है, ठीक हो गया। दूसरा, अगर अधूरा है तो उसको काउंट नहीं करना है, और बाकी उनका क्या है, तोड़ लिख देना है, उनको तोड़ कर लिख देना, उनका शुद्ध रूप लिख देना है। जैसे कि देखो, है ना, आप सभी को पता ही है, ये भौ है, ये आ बंद ऐसे तो बना है, ये देखो ये शौ है, ये आ ऐसे बना हुआ है। इन सब के अनुसार लिख देंगे, जिसमें सेम वर्ड ज़्यादा आ जाएंगे तो समझ लेना वो उतने ही अक्षर का होगा। ये एकाक्षरी में देखो एक ही आ आया था, तो ये क्या हो जाएगा, एकाक्षरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आ रहा दूसरा, यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, कर्मकर्ता सर्वनाम। अच्छा ये बताओ जरा सा, इसका सही उत्तर क्या होने वाला दोस्तों। अभी क्या पूछा था, यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द है। अच्छा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण है, कर्मकर्ता सर्वनाम है। देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखो कोई और कुछ। अब बात हो रही है यह की पुरुषवाचक में 3 कैटेगरी होती है, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में क्या होता है, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे। मध्य में तू, तेरा, तुमको, तुझे, तुझसे। और अन्य में क्या होता है, वे, वो, ठीक है। उस तरीके से मतलब अन्य में क्या होता है कि श्रोता, सुन लो बस, श्रोता और वक्ता को छोड़कर अन्य, पृथ्वी का अन्य तीसरी चीज जो भी होगी ना वो अन्य होगी, श्रोता और वक्ता को छोड़कर, बस ऐसे समझ लो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, सार्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण है ना, वह लड़का सर्वनाम है, और लड़का सार्वनामिक विशेषण, वह लड़का। विशेषण क्या है, जिससे किसी चीज की विशेषता बताई जाए। वह लड़का शरारती है, विशेषता बताई जा रही ना, कौन है शरारती भाई, वह लड़का, वह ने बताई विशेषता की ये है लड़का शरारती। तो ये कैसा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न, अस्तबल की बला बंदर के सिर। अस्तबल में कौन रहते हैं दोस्तों, रहते क्या है, घोड़े। अब अस्तबल में अगर कुछ टूट फूट होएगी तो घोड़े के ऊपर ही तो ब्लेम आना चाहिए, या बंदर के सिर आ जाएगा। बंदर रह रहे हैं वहाँ, घोड़े रहते हैं। अस्तबल की बला बंदर के सिर लोक उक्ति का सही अर्थ है गलती करके रौब जमाना, किसी का दोष किसी और पर मड़ा जाना, बेकार की वस्तु दूसरे के मत्थे चढ़ना, कहाँ जाए कुछ समझा जाए कुछ, कहाँ जाए, अच्छा कहाँ नहीं लिखा है, कहाँ जाए कुछ समझा जाए कुछ, मैं इसको तो कुछ अलग ही पढ़ रहा था भाई, कहा जाए कुछ समझा जाए कुछ, बेकार की वस्तु दूसरों के मत्थे चढ़ना, किसी का दोष किसी और पर मरा जाना, गलती करके रौब जमाना। तो दोस्तों उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसी का दोस्त है कायदे से बंदरों का। अब किसके सर पर मरा जा रहा है, घोड़े का दोस्त था घोड़ों का, और मरा किसके सर पर जा रहा है, बंदरों के। तो क्या हो जाएगा, किसी और का दोस्त किसी और के सर पर मरा जाना। अगला प्रश्न आ रहा है, देखो निम्नलिखित में से देशज शब्द बता दो। अब बताओ जी, देशज शब्द नमक, क्षण, अखबार, झोला। तो दोस्तों अच्छा ये बताओ, नमक, क्षण, अखबार, झोला। तो दोस्तों का सही उत्तर क्या होने वाला है, झोला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अखबार आप सभी को पता है अरबी भाषा का शब्द होता है। क्षण तत्सम शब्द हो गया। और अब देखो इधर नमक जो होता है, नमक, ये देखो याद रखना, लवण होता है, लवण तत्सम शब्द है, और इसका ही तद्भव होता है नॉन। कौन क्या होता है दोस्तों, नॉन होता है, याद रखना। लवण का तद्भव क्या होता है, नॉन होता है, और लवण ही क्या है, कायदे से नमक है। नॉन को ही क्या बोलते हैं, नमक भी बोलते हैं, लेकिन ये तद्भव की कैटेगरी है, क्योंकि शुद्ध रूप क्या है, लवण है। याद रखना आप सभी लोग। अगला प्रश्न बन रहा है दोस्तों, पांचवा, निम्नलिखित में से प्रविशेषण है। क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रविशेषण है ईमानदार, अत्यंत, पराक्रमी और कुशल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रविशेषण क्या होता है। देखो विशेषण की क्या बोल रहा है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। अब मैं बोलूँ राम ईमानदार है, राम ईमानदार है, तो ये ईमानदार क्या है, उसकी विशेषता है। राम पराक्रमी है, राम पराक्रमी ये उसकी विशेषता है। राम कुशल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब मैं बोलूं राम अत्यंत पराक्रमी है, भैया मैं क्या बोलूं, राम अत्यंत पराक्रमी है।
अब देखो, राम अत्यंत पराक्रमी, ये अत्यंत जो है ना, इसने भी पराक्रमी की भी विशेषता बता दी। जैसे कि मैं बोल दूं, जैसे इसको ऐसे समझ लो, जो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ, चलो देखो, राम सुंदर है, मैं बोलूँ राम बहुत सुंदर है। अब देखो, ये बहुत ने ना इसकी भी विशेषता बता दी कि राम सुंदर तो है लेकिन वो बहुत सुंदर है भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर है। विशेषण की भी विशेषता बता दी, सुंदर नहीं बहुत सुंदर है। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि राम प्रकर्मी है, मतलब अत्यंत प्रकर्मी है भाई, प्रकर्मी है लेकिन कैसा वाला, अत्यंत बहुत बड़ा वाला है बिल्कुल। तो ऐसा समझ लेंगे कि विशेषण की भी विशेषता जो बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, आप सभी समझ गए होंगे जैसा कि मुझे लगता है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है क्या, एक मिनट, ये गलत हो गया यार, ये क्यों ये पीडीएफ परेशान कर रही है। पांचवा देखो, प्रविशेषण में क्या था, अत्यंत, इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें छठा आ रहा है, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है। याद रखो दोस्तों, याद रखो दोस्तों, आपके एग्जामों में महादेवी वर्मा बहुत आ रही है और मैं महादेवी वर्मा की इंडिविजुअल वीडियो बना के डाल चुका हूँ। आप लोग जाओ और देखो, महादेवी वर्मा का पूरा मैंने डाला हुआ है। तो महादेवी वर्मा के प्रश्न मैंने उत्तराखंड के जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आपको, जितने भी मैं सॉल्व करवाता हूँ मिक्स, उसमें महादेवी वर्मा के प्रश्न हमें देखने को जरूर मिलते हैं। तो दोस्तों, आत्मकथा, जीवनी, कहानी या संस्मरण या रेखा चित्र। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों, संस्मरण या रेखा चित्र। आगे बढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है। पंचमा अक्षर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 25 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। याद रखना, अगर आपको स्पर्श व्यंजन पता है तो आपको ये भी पता होगा क च ट त और प, क्या, कचट तप। तो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये टोटल कितने होता है, यहाँ 5, ये पूरे वर्ण 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5। तो 5 गुणा 5 बराबर कितने होते हैं, 25। अब इसमें पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचम अक्षर नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता होगा, म, द, ध और च कौन सा है दोस्तों, पंचम अक्षर है। कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है, तो आप सभी को पता होने वाला है, म क्या होता है, पंचमा अक्षर होता है। देखो इधर, प, फ, ब, भ और म। जो प वर्ग है उसका पंचमा अक्षर देखो क्या है, म है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ओष्ठ है ये, ठीक है। अब प्रश्न आ रहा है 8वां, संसद शब्द में संज्ञा है। क्या बोल रहा है दोस्तों शब्द, कि संसद शब्द में संज्ञा है जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। संसद शब्द में संज्ञा है कैसी, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, बताइए। संसद में क्या होता है, संसद में क्या होता है बताइए। क्या संसद में लोग होते हैं, नहीं है। संसद समूह का बोध करता है, नहीं करता है। लोकसभा, राज्यसभा है ना, उसमें अंदर लोग होते हैं। तो संसद किसका बोध कराता है, समूहवाचक का कराता है। अब एक चीज़ मुझे बताओ जरा सा, अब एक चीज़ बताना मुझे, कि कई लोगों में बोलेंगे अरे इसमें तो जातिवाचक लगना चाहिए था। बिल्कुल लगना चाहिए था, बिल्कुल लगना चाहिए था, मैं समर्थन कर रहा हूँ इस बात का। लेकिन एक चीज़ समझो जरा सा, अच्छा ये बताओ पानी कैसी संज्ञा, पानी हम सबको पता है ना जातिवाचक है। दूसरा हमें पता है द्रव्यवाचक है, ठीक हो गया। अब एक चीज़ समझो जरा सा इस बात को, यदि जातिवाचक और भाववाचक और व्यक्तिवाचक विकल्प होगा तो आप जातिवाचक में जाएंगे। जब द्रव्यवाचक इस ऐसे कैटेगरी में बन जाएगा, जैसे जाति भी आ जाए यहाँ पे लो, द्रव्य भी आ जाए, समूह भी आ जाए, उस कंडीशन में आप पानी को जाति में न लगाकर द्रव्य में लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं बोलूं कि ताजमहल, याद रखना क्या बोलूं मैं, ताजमहल कहाँ है, अब मैं बोल दूं आगरा और यूपी, तो आप देखो आप क्या लगाएंगे, आगरा लगा देंगे। अगर मैं यहाँ पे यूपी की जगह भारत अब भारत लिख दूँ, भारत और यूपी, फिर आप यूपी में लगाएंगे। तो वही वाली बात आ रही है यहाँ पे भी, कि पानी को आप जातिवाचक में तो लगाएंगे, यदि वहाँ पे आपको द्रव्यवाचक भी मिल गया तो फिर आप जाति को भी छोड़ के द्रव्य में लगाएंगे। सबसे नज़दीक जो आंसर होता है दोस्तों। आगे बढ़ जाए, है ना। अब देखो याद रखना भैया, जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी है ना, कामायनी 1935 की थी। कब की है दोस्तों, 1935 की। इसमें 15 सर्ग हैं, याद रखना
चिंता से शुरुआत हो रही है और आनंद अंतिम सर्ग है। पहला सर्ग कौन सा होता है? चिंता और अंतिम 15वां सर्ग कौन सा है? आनंद सर्ग है। सर्ग हो गया। और इसमें मैं बता रहा था सुमित्रा नंदन पंत ने कामायनी को हिंदी साहित्य में ताजमहल कहा है। हिंदी साहित्य का क्या कहा है? ताजमहल कहा है। बना हुआ प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में कभी भी टकरा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं ना, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा। अभी आगे प्रश्न आने वाला है। निम्नलिखित में से बोल रहा है नौवा, निम्नलिखित में से आगत मतलब आया हुआ। जैसे देखो यहाँ पे मैं लिख दूं ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ, और आगत है ना, आया हुआ। ठीक है, आया हुआ, आगत है ना। आगत मतलब क्या होता है? आया हुआ, बाहर से आया हुआ। अखबार, द्विप्रहर, दुर्वा और तुंद है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए। अच्छा, अब भी मैं ऊपर बता के आया हूँ अखबार को कि अखबार किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अब जब अरबी भाषा का शब्द है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें ये कई बार बता चुका हूँ, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है। दोस्तों मेरी उत्तराखंड की प्रीवियस ईयर के जो भी ये पेपर हैं या मिक्स क्वेश्चन, अब तो मैं मिक्स लाने लगा। पहले मैंने शुरू में पेपर ला रहा था, लेकिन अब मैं मिक्स सीरीज लेके आ रहा हूँ। उनमें भी जाके देखो, उन प्रश्नों में और उनकी डिटेलिंग में आप खुद समझेंगे कि मैंने कितनी चीज़ें कितने बारीकी से आपको बताई हुई हैं। तो चलते हैं, देखो ज़्यादा समय नहीं लेना है आपका, और हम चलते हैं किसकी तरफ? प्रश्न की तरफ। शेखर जोशी की रचना है पहाड़, पंच परमेश्वर। अगली रचना कौन सा आ रही है? कोसी का घटवार, सोने का किला। तो दोस्तों बताइए इसका क्या है? सभी को पता है शेखर जोशी के बारे में। तो शेखर जोशी का जो ऑप्शन आपका सी है ना, ऑप्शन कौन सा है? कोसी की घटवार। कोसी घटवार किसकी थी? शेखर जोशी की। और यहीं पे मैं बता दूं, प्रेमचंद पंच परमेश्वर किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद का नाम जो है वास्तविक धनपत राय है, याद रखना। सोने का किला जो लिखी है ये उपन्यास सत्यजीत राय का है ना। पहाड़ जो है वो निर्मल वर्मा की कहानी है। किसकी है दोस्तों? निर्मल वर्मा की। मुंशी प्रेमचंद महान सम्राट है ना, उपन्यास सम्राट, उपन्यास याद रखो, उपन्यास सम्राट इनको बोला था शरद चंद्र ने। किसने बोला था दोस्तों? शरद चंद्र ने। और मुंशी प्रेमचंद जो उनका नाम था, क्या नाम था? धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद नाम किसने दिया? मुंशी प्रेमचंद्र नाम याद रखना दया नारायण निगम ने। किसने दिया वो दोस्तों? दया नारायण निगम ने दिया था। याद रखेंगे आप सभी लोग, बहुत बड़ा प्रश्न बता रहा हूं आप लोगों को। और एक चीज और याद रखना, मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ है वो लहोमी गांव में हुआ है। लम्ही गांव कौन सा है? ये लम्ही गांव है वाराणसी का। यहाँ पे 31 जुलाई 1880 को, ठीक है 1880 31 जुलाई, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। अब शेखर जोशी के बारे में तुम्हें बता ही चुका हूँ मैं, 1932 में और को आता है इनका जन्म, और अल्मोड़ा का औलिया गाँव, ठीक है। अच्छा देखो कोसी का घटवार, देखो कहाँ पे हुआ है इनका? शेखर जोशी का जन्म कहाँ पे हुआ है? अल्मोड़ा का औलिया गांव, 1932 का इनका जन्म था। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। प्रश्न आ रहा है 11वां। क्या आ रहा है दोस्तों? 11वां प्रश्न, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इस प्रश्न को आप सभी लोग जरा ध्यान से सुनना, ठीक है दोस्तों। वाक्य जो है ना, देखो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद याद रखना। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य होती है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य होती है। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होती है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य होती है। वाक्य के तत्व कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं, जैसे कि सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पद, क्रम, अव्यय, है ना। ये वाक्य के क्या होते हैं दोस्तों? ये तत्व होते हैं। और वाक्य के कितने अंग होते हैं? अंग, ये तो बार बार कल ही पेपर में, कल ही जो मैंने तुम्हें टेस्ट कराया उसमें पूछा था, अंग 2 है ना। देखो उद्देश्य और विधेय, आप सभी जानते हैं जो सब्जेक्ट होता है वो उद्देश्य होता है, बाकी जो बचा रहता है वो विधेय होता है, ठीक है। ये वाक्य के 2 अंग होते हैं। अब मैं तुमसे पूछूं कि प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, अर्थ के आधार पर बोल रहा है ये कितने भेद होते हैं। अब देखो मुझे कैसे याद रहता है हमेशा, और देखो इधर
अर्थ। और देखो यहाँ 8 और आ, ऐसे याद रखता है मुझे। अर्थ आ, आ, 2 गलत, 6 गलत, 16 गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 इसका सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर अर्थ अर्थ बोले तो 8, अर्थ 8, अर्थ 8, अर्थ 8, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया है, इसको जरा ध्यान देना। डिंगल और पिंगल का संबंध है बंगाल से, पंजाब से, राजस्थान से और केरल से। ये प्रश्न देखो इस तरीके से पूछा नहीं जाने वाला। अगर अच्छी बात है आप पूछ लिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो ये प्रश्न इसने कर दिया बहुत इजी, बहुत आसान बना दिया इस प्रश्न को। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा और इसका लेवल बढ़ा देता हूँ। कैसे बढ़ा देता हूँ? इधर देखो अब तेरा साथ, बंगाल से, पंजाब से, राजस्थान से, केरल से। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? राजस्थान से। अब देखो प्रश्न इसका देखो नेक्स्ट टाइम ऐसे बनेगा, इसमें जरा ध्यान देना। अच्छा लगे तो अभी वीडियो को लाइक करना। देखो यहाँ पे लिखा है एक डिंगल और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पिंगल। डिंगल के लिए कोड में यूज करता हूँ डर, डिंगल का डर, और पिंगल के लिए यूज करता हूँ मैं पिंगल का पब। क्या बोलता हूँ? पिंगल का पब, डिंगल का डर। इसका क्या बात है? डिंगल, डी फॉर डिंगल, यदि अपभ्रंश में राजस्थानी जुड़ जाए, अपभ्रंश में राजस्थानी जुड़ जाए तो क्या बनेगी? डिंगल शैली बनेगी। यदि अपभ्रंश में कौन सी जुड़ जाए? ब्रज, तो क्या बनेगी? पिंगल बनेगी। डिंगल के शब्द कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर, कर्कश होते हैं, कर्कश। और पिंगल कैसी होती है? कर्णप्रिय। शब्द कैसे यूज होते हैं? कोमल। याद रखना किस शैली में कठोर कर्कश शब्दों का प्रयोग किया जाता है? डिंगल में। किस शैली के शब्दों में कर्णप्रिय शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कोमल शब्द प्रयोग किया जाता है? पिंगल। पिंगल क्या होता है? जब अपभ्रंश में ब्रज जुड़ जाए तो पिंगल, अपभ्रंश में राजस्थानी जुड़ जाए तो डिंगल। डिंगल का डर, पिंगल का पब। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छी लगी होगी, और ये बात अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को रोक के एक प्यारा सा कमेंट कर दो, जो कि मेरा दिल खुश हो जाए। आप लोग वीडियो बहुत देखते हो लेकिन कमेंट कोई भी नहीं करता। किया करो, कहीं ना कहीं हमें इससे एक अंदर से एक अच्छा लगता है कि यार हम जो चीज़ दे रहे हैं वो चीज़ आप तक जा रही है। तो उम्मीद अभी वीडियो पुश कर लो 1 सेकंड के लिए, और प्लीज़ अगर आपको सच में अच्छी चीज़ लग रही है ये, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और अगर आपका मन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे दोस्तों, आप वीडियो देखो, यहाँ से कुछ काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिल रही होगी, सीखिए और अपना जो आपका लक्ष्य है उसको फतेह कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है ये 13वां शब्द देखो, सीलबंद। सीलबंद कैसा शब्द है? तत्सम, विदेशज, देशज, संकर। तो दोस्तों ये प्रश्न तो कोई भी गलत नहीं करने वाला है ना। ये क्या हो जाएगा? आपका संकर शब्द हो जाएगा। ये तो अंग्रेजी और हिंदी का प्रयोग हो गया है सील प्लस बंद में। ठीक है दोस्तों, जब दो अलग अलग देश के शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। अब देखो भैया, शब्द भेद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर होता है उत्पत्ति के आधार पर। याद रखना, उत्पत्ति के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, ठीक है, पर रूप प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये 4 प्रकार से शब्द भेद होता है। शब्द जो बनता है 4, उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर। ठीक है, 4 भेद होते हैं, याद रखना। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्लियर बता रही है। रचना बनावट के आधार पर देखो कैसे होते हैं, 3 होते हैं, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। ठीक है दोस्तों, रूप और प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये 2 और ये 3। 4 कौन से होते हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। तो ये 4 शब्द जो होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार जो होते हैं शब्द उत्पत्ति की रचना में, इनका प्रयोग होता है। उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं, रचना और बनावट के आधार पर 3 होते हैं, रूप और प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं, अर्थ के आधार पर 4 होते हैं। ये 4, 3, 2, 4 ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन से संबंधित नहीं है? इस पे बहुत बहुत बहुत
बहुत ध्यान देना है तुमने। जितने बार ना बहुत 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 बोल रहा हूँ ना भाई, ये हर परीक्षा में एक आध विद्यार्थी इस नहीं को नहीं देखकर अपना सही प्रश्न भी गलत करके आता है, और इस बात का आप पूर्णतः समर्थन करेंगे, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। अब व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है, जब स्वर प्लस व्यंजन आ जाए या व्यंजन प्लस व्यंजन हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है, व्यंजन संधि होती है। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, सम प्लस सार संसार, और तत् प्लस लीन तल्लीन, और नी प्लस संदेह निसंदेह। तो ये इसका देखते ही आपने विसर्ग जहाँ दिख गया तो वहाँ तो विसर्ग संधि होती है ना। तो संधि के प्रकार तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। देखो तत् प्लस लीन ये तल्लीन हो जाएगा, जगत प्लस नाथ ये जगन्नाथ बन जाएगा, सम प्लस सार ये संसार बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 15 प्रश्न देखो, बहुत अच्छा प्रश्न लग रहा है ये, और उम्मीद है ये प्रश्न आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। 15 प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना प्रश्न को, ध्यान से सुनेंगे प्रश्न को आप लोग। क्या बोल रहा है 15 प्रश्न, 15 प्रश्न देखते हैं। 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है। आच्छादन, आज्ञा, मातृत्व, आदेश। ठीक है दोस्तों, अब बताओ इसमें सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्या बोल रहा है, आच्छादन, आज्ञा, मातृत्व, आदेश। अब इसमें देखो स्त्रीलिंग बताना, हमने क्या बताना है स्त्रीलिंग, तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होना था, हो जाएगा बताओ। राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी। ठीक है दोस्तों, कृष्ण को देख के जसोदा माता का मातृत्व जाग उठा, जाग उठी नहीं, जाग उठा। सीता माता ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, मैं ये आदेश देता हूं। ठीक है, अब देखो आच्छादन भी होता है। अब देखो 15 का देखो सही उत्तर क्या होना है, स्त्रीलिंग है। राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, आज्ञा, आज्ञा कैसा है, स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, आज्ञा कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इनको क्या होता है, इन शब्दों को वाक्य बनाकर प्रयोग करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, उंगली शब्द आ गया। देखो भैया, अब एक चीज समझो जरा सा, उंगली देखो तद्भव है, जो हम लोग लिखते हैं ना उंगली, उंगली हम ऐसे लिखते हैं, ये कैसा रूप है, देखो तद्भव रूप है। इसको दिमाग में बैठा लो, यहाँ पे तद्भव रूप है, उंगली का तद्भव रूप है। अच्छा, उंगली का तद्भव रूप, एक मिनट, ये शुद्ध रूप दिखा रहा है हमें, एक मिनट है, उंगली तत्सम जा रहा है, इसका मतलब ये तद्भव तत्सम जा रहा है भाई, तत्सम। उंगली का तद्भव रूप है बोल रहा ना, ये तत्सम है। फिर हमें अब मेरे दिमाग में भी बात आ गई, उंगली का तद्भव रूप है, तो ये क्या है, इसका मतलब तत्सम है। देखो इधर, उंगली, अंगुरी, अंगुल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न तो देखते ही बनने वाला है उंगली, उंगली हम यूज करते हैं। 17 प्रश्न आ रहा है, क्या बोल रहा है ये, परिमाणवाचक भेद है। परिमाण, परिमाण बोलो तो नाप प्लस तोल। ठीक है दोस्तों, अब देखो परिमाणवाचक में भी क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है दोस्तों, ये क्या बोल रहा है, संज्ञा का भेद है, विशेषण का भेद है, कारक का भेद है, सर्वनाम का भेद है। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है, संज्ञा में परिमाण का कहीं पे लिंक होता नहीं है, सर्वनाम पे भी हमने देखा नहीं है, कारक में भी हमने दोस्तों देखा नहीं है, बचा क्या, विशेषण। ठीक है, विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण हमारा होता है। हम बोलते हैं ना कुछ किलो, तो ये क्या हो गया, विशेषण। हम बोलेंगे 10 किलो दे दो, हमें चावल 10 किलो दे दो, तो विशेष, उसकी विशेषता क्या है कि चावल कितना है, 10 किलो है। परिमाणवाचक विशेषण कितना है, 10, बिल्कुल निश्चित परिमाणवाचक हो गया। हम लेंगे कुछ संतरे दे दो, क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक। तुल की चीज़ें मिल रही हैं हमें, है ना, जिसमें जो चीज़ हमें तुल के मिलती है अनिश्चित परिमाणवाचक। और यहाँ पे आप ये मतलब ना कुछ केले दे दो, केले गिन के दिए जाते हैं, आपको पता होगा, ये संख्यावाचक में आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक।
निश्चित संख्यावाचक, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि नाप तोल के मिल रही है या गिन के मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाँ यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न आया यहाँ पे। अब देखो, जो संज्ञा होती है, संज्ञा, ठीक है, क्या किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों? संज्ञा की बात कर रहा हूँ। संज्ञा के मुख्य भेद 3 होते हैं, हम सभी को पता है ना, सभी को पता है। जातिवाचक होते हैं और आपकी व्यक्तिवाचक होती है, और कैसी तीसरी कौन सी होती है? भाववाचक, ठीक है। लेकिन संज्ञा अर्थ के आधार पर कितनी होती है? देखो, अर्थ के आधार पर याद रखना हमेशा 5। कितने भेद होते हैं दोस्तों? अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं। अब सर्वनाम की बात करता हूँ। सर्वनाम मुख्य रूप से कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 होते हैं। लेकिन हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है दोस्तों? हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11। कितनी है दोस्तों? 11, है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना आप लोग। कारक का प्रयोग कितना, कारक कितने होते हैं दोस्तों? कारक 8 होते हैं, है ना। कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना। याद होगा, संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हे राम हरे, ये सब कारक ही तो थे। समास में 6 का प्रयोग होता है, कर्ता और संबोधन को हटा दिया जाता है। संज्ञा कितनी होती है? 3 होती है मुख्य रूप से। अर्थ के आधार पर हम 5 बोल देते हैं। ये समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका उत्तर क्या था? परिमाणवाचक क्या होता है दोस्तों? विशेषण होता है। इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, मैं यहाँ बता देता हूँ, अनिश्चित और निश्चित। जिसमें माप तोल को निश्चित संख्या के साथ दिया जाता है। 10 लीटर दूध, 5 किलो घी, तो क्या ये निश्चित है? अब निश्चित में भी देखा जाए ना, तो इसमें भी थोड़ा सा सस्पेंस हो जाता है, जैसे 1.25 किलो, है ना। तो याद रखना इसको। अब 1.25 किलो तो वैसे तो निश्चित संख्यावाचक में भी आ जाएगा, वो डिपेंड करता है कि वो किस पे यूज़ हो रहा है, माप तोल वाले में हो रहा है या गिनने वाली चीज़ों पे हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अयोग वह वर्णों का प्रयोग होता है संयुक्त व्यंजन के रूप में, अनुस्वार अनुनासिक के रूप में, विसर्ग के रूप में, इनमें से कोई नहीं। अब मुझे बताइए ज़रा सा, अयोग वह वर्णों का प्रयोग किसके रूप में होता है बोल रहे हैं? वर्णों का प्रयोग, अयोग वह वर्णों का प्रयोग होता है संयुक्त व्यंजन के रूप में, अनुस्वार अनुनासिक के रूप में, विसर्ग के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? बताइए, सोचो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है बी और सी में सबको, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? अनुसार और अनुनासिक में दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा 19वां प्रश्न आपका। अन्वय का अर्थ है, अन्वय मतलब होता है, याद रखना दोस्तों, मेल। जो वाक्य हमने पढ़ा था ना, वाक्य में जो हमने उसके तत्व पढ़े थे 6, उसमें अव्यय, अरे ये प्रश्न, हाँ, अव्यय भी होता है, अन्वय भी होता है, ठीक है। अब अन्वय या अव्यय, मेल, अन्वय। अच्छा, एक चीज़ मुझे जरा सा बताएंगे आप लोग सभी, क्या बताएंगे? अन्वय का अर्थ है, अन्वय का ध्वनि की अनुरूपता, वाक्य की अनुरूपता, शब्दों की अनुरूपता, व्याकरण की अनुरूपता, ठीक है। अन्वय का अर्थ क्या है? ध्वनि की अनुरूपता, वाक्य की अनुरूपता, शब्दों की अनुरूपता, व्याकरण की अनुरूपता। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होना? अन्वय जो होता है ना, मेल या जोड़ना, 2 चीज़ों को जोड़ना। उससे हम कैसे जोड़ेंगे? जैसे हम बोलते हैं धुआं और आग, इसको जो हमने जोड़ेंगे और लगा के, लेकिन इसको हम जोड़ेंगे किसके रूप में? हम जो भी लिखते हैं व्याकरण में, लिख रहे हैं, जोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो किसकी दृष्टि से जोड़ते हैं? व्याकरण की अनुरूपता के दौरान। अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं और व्याकरणिक दृष्टि से सही मेल नहीं है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज का और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणा, वीणा पाणी, शारदा, कमला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर डी, क्योंकि कमला इसका ना होकर किसका होता है दोस्तों? लक्ष्मी का होता है। लक्ष्मी के और पर्यायवाची बताऊं तो भार्गवी है, इंद्रा होता है, रमा होता है, विष्णुप्रिया, सिंधुजा, ये सब किसके होते हैं? लक्ष्मी के या कमला के पर्यायवाची होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।